हेलो एंड गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है चैनल अकेडमी पर। मैं सुनील कृष्णा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री की अगली सेशन, चौथी क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म का। मैं पिछली क्लास को हल्का सा टचअप करते हुए चलता हूं ताकि एक कंटिन्यूएशन, एक लगातार जो प्रोसेस में चल रही क्लासेस समझ में आती रहे। जीरो क्लास मैंने नाम दिया है अपनी इंट्रोडक्शन क्लास को, इंट्रोडक्शन क्लास। उसके बाद हमने एक क्लास ली जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ी थी। अगली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर। जैसे ही लेटर वैदिक कल्चर कंप्लीट होता है, हम लोगों ने अपनी 16 महाजनपद, 16 चीफ डोम्स की क्लासेस जो है अभी कंप्लीट करी। 16 महाजनपद और इसके मुख्य इंपॉर्टेंट जो उत्तर प्रदेश के कंसर्न में आते हैं 8 प्रमुख राज्य, 16 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से डिटेल समझते हुए हमने इसे कंप्लीट किया। फिर हम आते हैं अगली उत्तर प्रदेश की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म लेटर वैदिक कल्चर 16 महाजनपद के ही कंटेम्पररी थे, क्योंकि बुद्ध का जन्म और उनका वो पूरा का पूरा जीवन, उनके सारे उपदेश, उनकी मृत्यु तक का पूरा जोन उत्तर प्रदेश में घटा। ऐसे ही अपने महावीर स्वामी का भी सेक्शन जो है देखेंगे, काफी हद तक उत्तर प्रदेश से संबंधित रहा और मृत्यु भी उनकी उत्तर प्रदेश में ही हुई। इसी वजह से ये धर्म, जो नए धर्म विकसित हुए, जिनको एशिया को धर्म का पालना भी कहा जाता है, कहते हैं विभिन्न धर्मों का पालना है, उसमें अपना उत्तर प्रदेश भी किसी न किसी तरह से संबंधित होता है। पूरे एशिया में, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश यूनिफाइड होकर सामने आता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एपिक्स महाभारत पढ़ा था, हम लोगों ने 16 महाजनपद और उनकी पूरी डिटेलिंग करी। अब हमारी जो शुरुआत होगी बुद्धिज्म से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म, सभी तैयार है? ये हमारी जो क्लास होगी ये पूर्ण रूप से बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद आने वाले 16 महाजनपद में उत्पन्न हुए मुख्य जनपद मिलकर जो महाजनपद बनाते हैं और मगध साम्राज्य में उत्पन्न होते हैं। तो हम इनमें हर्यक डायनेस्टी के बारे में, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, नंदवंश के बारे में और पूरे के पूरे मगध मौर्य साम्राज्य के बारे में भी कुछ स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारे उत्तर प्रदेश से किस तरीके से संबंधित है। जैसा सबको जानते हो, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में आसपास हुआ। महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुई। मक्खली पुत्र गोशाल जो कि महावीर के संपर्क में आए, कहते हैं कि मक्खली पुत्र गोशाल ने ना तो बुद्धिज्म चलाया, ना ही जैनिज्म चलाया, ना ही उन्होंने बुद्ध के नियम फॉलो किए, ना ही जैन के नियम फॉलो किए। कहते हैं मक्खली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी, जो कि हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों का एक सम्मिलित रूप रहा। तो मक्खलीपुत्र गोशाल नाम का भी एक आदमी हुआ जिसने नया धर्म चलाया, जिसके बारे में आपको नहीं पता था, बट इस क्लास के माध्यम से आपको पता चला कि केवल हिंदू, बुद्ध, जैन के अलावा एक और आदमी है जिसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। वो कौन है? मक्खलीपुत्र गोशाल। ये ग्रेट थिंकर्स रहे हैं, ग्रेट फिलोसफर्स रहे हैं, ये ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, रिलीजियस करता रहे हैं और तरह तरह से इनको जो है उत्तर प्रदेश में रिवॉल्यूशन लाते हैं, देश में क्रांति की, थॉट्स की, नए नए आइडियाज की, फिलॉसफी की और साथ ही साथ ऐसे स्पिरिचुअलिटी की जो हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में लेकर आते हैं। बहुत जरूरी हमारे आगे के विचारकों, आगे की जनरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से मक्खलीपुत्र गोशाल, कहा जाता है कि ये श्रावण में पैदा हुए, श्रावस्ती के आसपास इन्होंने आजीवक सेक्ट की स्थापना करी। इसको सेक्ट कहना इसलिए सही है क्योंकि ये जैन धर्म से काफी मिलता जुलता है। कहते हैं कि महावीर स्वामी और अपना मक्खलीपुत्र गोशाल दोनों एक साथ ज्ञान की खोज में निकले थे। कहते हैं कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद मक्खलीपुत्र गोशाल को उपदेश भी दिया और उनके ज्ञान की बातें भी बताई। लेकिन आजीवक संप्रदाय की शुरुआत मक्खलीपुत्र गोशाल
महावीर से अलग होकर नए धर्म की शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर बात करें महावीर स्वामी, तो अगर जैन धर्म के बारे में आप जानते होंगे तो इसमें कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से 24वें तीर्थंकर अपने महावीर स्वामी हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इनका सिंबल लॉयन है। अगर हम बात करें पहले कौन थे तो बताएंगे ऋषभदेव, 23वें कौन थे तो बताएंगे सर पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर ही आखिरी तीर्थंकर के रूप में माने गए। ये हैं हमारे अपने महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को सबसे बड़े लेवल पर डेवलप किया। कहते हैं कि बिहार में पैदा हुए, और ये बिहार उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था पहले, अभी के बिहार के नाम से जाना जाता है। पहले के बिहार जैसा कुछ नहीं था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को मिलाकर ही पूरा उत्तर प्रदेश कहा जाता। तो आप कहेंगे कि सर महावीर स्वामी को हम बिहार में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ये सारा अपना एरिया, और ये सारा उत्तर प्रदेश में ही पहले मिला था। इन्हीं सबसे अलग होते होते ये अलग प्रोविंस बन गया। तो इसलिए महावीर तीर्थंकर इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये बिहार में पैदा हुए और आगे चलकर काफी बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश में स्पीच देते थे। बहुत सारे फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश के इनके शिष्य बने। महावीर स्वामी फेमस थे, इसका ये मतलब नहीं कि मखली पुत्र गोशाल फेमस नहीं, ये भी फेमस थे, लेकिन इनके बारे में हमारी किताबों में बातों लोगों के माध्यम से लोगों को कम पता है। ठीक है, इनका धर्म भी बहुत अच्छा धर्म रहा था। चलिए, अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी कहां पर आते थे उपदेश देने, तो ही सेड टू हैव लिव्ड ट्वाइस ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन दिस स्टेट। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, अगर बिहार, बंगाल, उड़ीसा को छोड़ दें और केवल अभी के यूपी की बात करें, तो कहते हैं कि महावीर स्वामी भले ही यहाँ नहीं जन्मे, बिहार में जन्मे, भले ही यहाँ पर जो है बहुत कम उपदेश दिया, लेकिन बारिश के दिनों में अपनी मोनेस्टरीज में रहने और यहाँ के लोगों को उपदेश देने जरूर आते थे। और ये 2 बारी तब से लेकर उत्तर प्रदेश में आए और यहीं से इसकी इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती। पहली बार कब आए तो श्रावस्ती में, और दूसरी बार कब आए तो बताएंगे देवरिया वाला सेक्शन पद्रौना कहा जा रहा है, वहां पर आए। ठीक है, और कहते हैं आखिरी बार एक बार और आए, इस बार प्रवचन देने नहीं, इस बार आए तो उनकी रेस्टिंग प्लेस के रूप में पावापुरी में जाकर, जहां के मल्ल थे, जहां पर कुशीनारा है, उसी के पास जाकर उनकी डेथ हुई। जैनिज्म की अगर हम बात करें तो यूपी में बड़े लेवल पर अराइव हुआ, और महावीर ने जब यहाँ उपदेश देना शुरू किया तो लोग दूसरे गांव से, दूसरे राज्यों से उनका प्रवचन सुनने, स्पीच सुनने, उनकी सरमन सुनने आया किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बुद्धिज्म हमारे लिए और कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे बहुत सारे तीर्थंकर, केवल अपने स्वामी महावीर स्वामी ही नहीं, पार्श्वनाथ जिनको मैंने बताया 23वें तीर्थंकर, संभरनाथ जो भी ये जो है अपने तीर्थंकरों में से एक हैं, इसके अलावा चंद्रप्रभा, और ऐसे करके बहुत सारे तीर्थंकर अपने स्टेट में यहीं पर कैवल्य पाते हैं। अगर मैं बात करूं कैवल्य की, तो कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। जैसे बुद्ध जी ने बुद्धत्व प्राप्त किया, वैसे ही महावीर ने बुद्धत्व नहीं कैवल्य प्राप्त किया। बुद्धत्व, कैवल्य, इन दोनों का इंग्लिश मतलब या हिंदी मतलब होता है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट ही इनका बेसिक मतलब हो जाए। दिस फैक्ट इज borne by the ruins of the several ancient temples, buildings as well as books, literatures। आपको पता है ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल ऐसी जगह से ड्रैग्ड नहीं की गई है कि अनऑथेंटिक हो। ये सारी बातें बड़े बड़े धर्म की किताबों में, इंस्क्रिप्शंस में, और साथ ही साथ सिक्कों में, खुदाई में, हर जगह से पता चली। टेम्पल्स की किताबों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ये सारी बातें मेंशन है इन लोगों के बारे में कि ये लोग उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड थे। अगर हम बात करें क्या जैन स्तूप भी बने, तो हाँ, कंकाली टीला मथुरा में, कंकाल समझ रहे हो, जैन लोग जो होते थे श्वेतांबर और दिगंबर में आगे चलकर बढ़ जाते हैं, और इनके अवशेष, क्योंकि ये संलेखना विधि से पहाड़ों पे जाकर अपने प्राण त्याग देते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जिसको हम संथारा विधि भी कहते हैं। जैनों में ये विधि चलती थी और मरने के बाद उनके कंकाल बचते थे। तो मथुरा के बहुत सारे एरिया में कंकाली टीला मिलता है, जो कि एक क्या है, स्तूप के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम जैन स्तूप कहते हैं। केवल जैनों में यही नहीं, अपने मध्य प्रदेश के चंदेलो शासकों ने भी खजुराहो का मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर,
और साथ ही साथ हमारे चामुंड लोगों ने जो है गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसको हम बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, वो भी बनवाए। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मथुरा के कंकाली टीला से हमें जैन स्तूप मिले। जैन के बड़े श्राइन इंपॉर्टेंट प्लेस और कहाँ है तो बताएंगे, अर्ली मिडिल एजेस में भी हमको मिल जाता है, जैसे देवगढ़, चंदेरी और भी ऐसे प्लेसेस हैं उत्तर प्रदेश के जो काफी जैन धर्म से इन्फ्लुएंस्ड हैं। जैन धर्म के बारे में मिल जाता है हमें, उनके बारे में चीजें। आइए कुछ हम बात करेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध धर्म के बारे में इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पोस्ट वैदिक पीरियड में जिसमें में बुद्धिज्म शुरू हो रहा था, उसको मैं लिख कर आपको बता देता हूं, बहुत आसान हो जाएगा, कुछ नहीं है, इतना याद रखिएगा। बुद्ध जो थे, इनको नेपाल लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे पहली बार धर्म चक्र प्रवर्तन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपना उपदेश देने, धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको हम कहते हैं कि पहली बार फर्स्ट सरमन जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया, वो दिया गया ऋषिपत्तनम। उत्तर प्रदेश में पड़ता है ऋषिपत्तनम, जिसको हम मृगपत्तन भी कहते हैं, मृगपत्तन, अर्थात इसी को बनारस का, काशी का सारनाथ के रूप में पहचाना है। सारनाथ में गौतम बुद्ध जिनके साथ ज्ञान प्राप्त करने निकले थे, वो 5 शिष्य, उन 5 शिष्यों को ढूंढते हुए गौतम बुद्ध यहां आते हैं और उन 5 शिष्यों को क्या करते हैं, पहली बार सारनाथ में उपदेश देते हैं, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहां पर इन्होंने राजगीर में सबसे सर्वाधिक उपदेश दिए। आगे चलकर जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, कई राज्यों में जा जाकर, इवन कई सारे रिपब्लिक्स में, जनसंघ में भी जाकर इन्होंने उपदेश दिए और बहुत सारे लोगों को बुद्धिज्म के लिए उकसाया और बुद्धिज्म के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया, और फाइनली बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से बुद्धिज्म की तरफ चले गए। आज भी आपको उत्तर प्रदेश में बुद्ध जी की मूर्ति, बुद्ध जी का स्तूप और भी चीजें मिलेंगी। तो यहीं पर सारनाथ में ही आपको क्या मिल जाता है, धमेख का स्तूप, जो कि बुद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में मिलेगा, लेकिन धमेख और चौखंडी का स्तूप आपको खास तौर पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि उत्तर प्रदेश क्यों फेमस है। तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्योंकि सबसे पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था, इसलिए उनकी मुख की हड्डियां अवशेष के रूप में, रेलिक पार्ट्स के रूप में बंद करके उसके ऊपर स्तूप बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं धमेख स्तूप, जो कि सारनाथ में स्थित है। सारनाथ एक बहुत हॉली श्राइन प्लेस है, जहां पर आप जाएंगे तो आपको खुद एक बुद्धिज्म का एहसास होगा। यहाँ पर 2 चीजें फेमस हैं, धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं और भी ऐसी कोई सारी चीजें हुई। तो पता चला पोस्ट वैदिक पीरियड के समय में कुछ 2 क्षेत्र थे, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था 16 महाजनपद के दौरान में। वहीं से अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। बुद्धिज्म के बारे में मैंने आपको बताया, जैनिज्म के बारे में बताया, मक्खलीपुत्र गोशाल के बारे में बताया। अब धर्म की बातें खत्म करते हुए अब डायनेस्टीज की तरफ अब हम लोग मूव कर। तो पोस्ट वैदिक कल्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक, और ये चारों का संबंध हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश से। अब हम पढ़ेंगे धर्म को किनारे करते हुए राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भी क्या उत्तर प्रदेश 16 महाजनपद के समय में, अर्थात पोस्ट लेटर वैदिक के समय में, लेटर वैदिक के समय में कितना डेवलप हो। तो मैंने जैसा बताया कि कौशल, जिसके अंदर जो है अयोध्या वाला सेक्शन आ जाता है, ठीक है, इसने काशी को, अवंती को ग्रैब कर दिया और ग्रैब करके एक बड़ा साम्राज्य बना कौशल, और यही आगे चलकर मगध साम्राज्य के रूप में उभरता हुआ हमें दिखाई देता है। कौशल और अवंती मिल जाते हैं और फाइनली सब इनको भी ग्रैब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, कौशल और अवंती को भी मिलाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मगध। और यही फाइनल एंटायर रीजन के रूप में फैला मौर्यन का, जो कि शुरुआती दौर में काशी और अवंती को मिलाया तो बना कौशल, कौशल और अवंती को भी ग्रैब करके बना दिया गया क्या, और बड़ा साम्राज्य मगध। मगध वाज रूल्ड बाय हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बार राजनीतिक रूप से
पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में, डिप्लोमेसी में, क्योंकि धर्म को अब किनारे रखते हुए हम आगे बढ़े तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक और ट्रेड ही सब कुछ आ जाता है। यहीं से 3 मुख्य डायनेस्टीज उभर के सामने आती हैं, जो है हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? उत्तर प्रदेश के काशी से, अवंती से और कौशल से। तो यहीं से सबसे पहले हमें हीरोज तो मिले ही मिले, स्पिरिचुअलिटी तो मिली ही मिली, किंग भी सबसे पहले यहीं के मिल गए और बड़ी बात हो गई। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कौन सी डायनेस्टीज? हम पढ़ेंगे नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी क्यों? तो मैं पहले बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले के डायनेस्टीज वाले लोग कौन थे वो भी सुन लीजिए। मैं पहले बताया हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहली डायनेस्टी पूरे भारत में अगर कोई आई है तो हर्यंक डायनेस्टी आई है। इसके संस्थापक का नाम था बिंबिसार। इसी के बारे में मैंने कहा था, कहते हैं कि बिंबिसार ही ऐसा बंदा था जिसने पूरे के पूरे भारत के मगध पोर्शन को, 16 महाजनपद को मिलाया और मगध नाम दिए। लेकिन बहुत सारे अभी भी 16 महाजनपद इससे क्या थे? स्वतंत्र थे। इन्होंने 2, 4, 6 महाजनपदों को मिलाकर अपना साम्राज्य बनाया। बिंबिसार, इनको हम श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं, श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिंबिसार ही वो हैं जिन्होंने अवंती के राजा, कहते हैं नाम था उनका चंद्रप्रद्योत। ठीक है, चंद्रप्रद्योत के पास जीवक नाम का एक डॉक्टर भेजकर उसको सपोर्ट करते हैं और अच्छी दोस्ती दिखाते हैं। इन्हीं की अपने जो है कौशल नरेश, क्या नाम था उनका, प्रसेनजीत के घर पे विवाह होता है और काशी दहेज में मिलता है। तो डायरेक्टली मैंने ये बता दिया है, इसी वजह से मैंने नंदा डायनेस्टी से शुरू किया कि हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार और साथ ही साथ अजात शत्रु, ये दोनों लोग, और इनके बाद आने वाले पाटलिपुत्र बनाने वाले उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र बनाया, ये तीनों हर्यंक डायनेस्टी के बड़े राजा हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से यूपी से कंसर्न्ड हैं, संबंधित हैं। किसी को काशी दहेज में मिला तो किसी ने जबरदस्ती कौशल पर अटैक करके काशी को जीत लिया और बाकी के उत्तर प्रदेश के राज्यों को भी अपने में मिला दिया। कोई उत्तर प्रदेश के ही बगल में पटना के नाम से प्रसिद्ध पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, वो भी हर्यंक डायनेस्टी का ही तीसरा शासक उदयन रहता है। और उत्तर प्रदेश में भी इसने बहुत सारे एक्सपेंशंस किए। आगे चलते हैं। इसके बाद इनका जो है साम्राज्य खत्म होता है। कहते हैं कि हर्यंक डायनेस्टी जब खत्म होती है तो दूसरी डायनेस्टी शुरू होती है। उस डायनेस्टी का नाम है शिशुनाग वंश। मैं उसके बारे में भी आपको हल्का बता दूं, बट उत्तर प्रदेश से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी कनेक्शन के लिए आप इसको जानते रहिए। जैसे ही हर्यंक डायनेस्टी का उदयन मरता है, उसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आते। फिर आता है हमारा नागदशक। कहते हैं कि हर्यंक डायनेस्टी का अंतिम शासक है नागदशक। नागदशक को शिशुनाग जो है, ये नागदशक अपने हर्यंक डायनेस्टी का उदयन के बाद आने वाले आखिरी राजा रहता है। इसको एलिमिनेट करके, एक्सिक्यूट करके शिशुनाग जो है, शिशुनाग नागवंश की स्थापना करते हैं। और इनके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक, जैसे ही कालाशोक जो आता है, इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगति, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कालाशोक के समय में होती। याद रखिएगा, दूसरी बौद्ध संगति में कालाशोक ने उत्तर प्रदेश के बहुत एरियाज में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़ी मेहनत करी। और आगे चलकर हम बात करें, इसको भी खत्म करके नया वंश शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं नंदा डायनेस्टी, जिसके संस्थापक थे महापद्मानंद। एक राट की उपाधि लेते हैं। बहुत बड़े लेवल पर इनको जो है अलग अलग जातियों से वैसे डोनेट किया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि महापद्मानंद यज्ञ वगैरह करवाता था, तो ये ब्राह्मण था। एक राट की उपाधि लेते हैं क्योंकि पूरे के पूरे भारत में एक छत्र स्थापित करते हैं। इन्हीं के बाद आते हैं इनके वंश के पतनकर्ता, जिनका नाम है धनानंद। इन्हीं के दरबार में चाणक्य रहते थे। धनानंद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा
धनानंद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के समय में अलेक्जेंडर ने, नंदों के समय में ही अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। किसके समय में अलेक्जेंडर ने अटैक किया था? 326 AD में। तो बताएंगे कि उस समय कौन थे? धनानंद। और धनानंद के समय में उसके जो वो पुरोहित थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, विष्णु इनका वो नाम था, विष्णुगुप्त, या फिर आप कह लीजिए कौटिल्य। ठीक है, ये तीनों नाम चाणक्य के हैं और ये गुरु थे किसके? धनानंद के। बट धनानंद को अपना अपमानित करके अपने राज्य से निकाल देता है, जिसकी वजह से ये मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो आइए देखते हैं कि नंद वंश क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरा का पूरा पंजाब वाला और बंगाल वाला एरियाज अगर हम बात करें तो उसको छोड़ दीजिए केवल पंजाब और बंगाल, तो पूरे यूपी और पूरे नॉर्थ इंडिया में नंद वंश का अपना एक छत्र स्थापित हुआ था। जिसकी वजह से हुआ था? तो धनानंद की वजह से नहीं, महापद्मानंद ने केवल 2 पोर्शन को छोड़कर, पंजाब वाला पोर्शन और बंगाल। अब ऐसा क्यों? तो इसको भी समझ लीजिए। पंजाब वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है जो कि थोड़ा सा उधर नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट चला जाता है पाकिस्तान की तरफ, और बंगाल वाला पोर्शन ये वाला जो कि काफी ईस्टर्न आ जाता है। इसको छोड़कर ये पूरा पोर्शन महापद्मानंद ने अपने ऊपर लिया। ये पहाड़ी था और ये रेगिस्तानी था, इसीलिए इस पर कोई अधिकार नहीं करते। इसी वाले एरिया में क्या करते हैं, ये अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करते हैं, इसलिए इनको एक राट की उपाधि दी गई। अब एक राट क्यों कहा जाता है, एक बार और समझा दूं इसको, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश अपने आप उस एरिया में आ गया जो एरिया अभी मैंने आपको बताया था। इसीलिए नंदों से, जो कि पूरे भारत को एक करने की कोशिश करते हैं, यहीं से शुरू होता है उत्तर प्रदेश की पावर का एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर वाले राजा को स्वराट कहते हैं जो ईस्ट में है। जो वेस्ट का राजा है, भारत में जो वेस्ट का राजा है उसको हम बोलते हैं स्वराट। हो गया, ये हो जाता है सम्राट। जो ऊपर का राजा है इसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश, यहां के राजा। ठीक है, विराट। और नीचे वाले राजा को हम लोग बोलते हैं भोज। और मध्य में जो राजा है, मतलब नॉर्थ के राजा को विराट, साउथ के राजा को भोज, वेस्ट के राजा को सम्राट, ईस्ट के राजा को स्वराट, और बीच के राजा को हम बोलते हैं राजा, मध्य का। लेकिन इन चारों दिशाओं और मध्य का भी राजा हो, उसी को हम बोलते हैं एक राट। एक राट। ठीक है, और ये कौन था तो बताएंगे, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद के नाम से जाना है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि चारों दिशाओं का स्वामी महापद्मानंद था, जिसने इतना बड़ा यूपी को और एक्सपेंड कर दिया, उत्तर प्रदेश और बड़े लेवल पर जाना जाने लगा। आइए अब हम बात करेंगे कि क्या नंद वंश का भी पतन हुआ, तो बताएंगे बिल्कुल हाँ। धनानंद को चाणक्य ने बर्बाद करने की कसम खाई और चुटिया पर बांध ली गट्ठी और उठाया एक बंदे को। कहां से? कहते हैं कि मोर पालने वाले थे। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से काफी थोड़ा दूर एक जाति थी मोर पालने वाली, मोरी जाति को बोलते थे। मोरी, क्योंकि वो मोर पालते थे इसलिए उनका नाम क्या था, मोरी हुआ करता था। मोरी जाति के लोगों को जो है उन्होंने उठाकर राजा बना दिया, और वो राजा अब केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल नॉर्थ ही नहीं, पूरे भारत का राजा बनता है और मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। और यहीं से हम अगली क्लास अपनी शुरू करेंगे। अगली क्लास के लिए प्रिपेयर रहिएगा, मौर्यन डायनेस्टी से हमारा क्लास शुरू होगा। जो भी चीजें बताता हूं उसकी इंपॉर्टेंसी को समझिए, उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को नोट कीजिए, याद कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, और अगली क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए। अगली क्लास में हम मौर्यन डायनेस्टी और पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, जिसमें शुंग वंश, फिर हम कण्व वंश, और हम सातवाहन वंश, फिर शक, पहलो, कुषाण और विदेशी आक्रमण के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम गुप्ता डायनेस्टी से शुरू करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे। अगली क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए। उसके बाद हमारी मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में भी उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर अप किया जाएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद एंड बाय बाय।